अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि एक दफ़ा फिर आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। मैं तकरीबन कोई 4 माह के लिए पाकिस्तान में था और 4 माह मैंने रियल स्टेट की प्राइसेस को बहुत करीब से देखा और मैं कोशिश करूँगा कि उसको इस वीडियो में जो है ना समराइज़ करके आपके सामने जो है ना रखूँ। और इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊँ कि प्राइजेस क्यों बढ़ रही हैं, प्राइजेस कब तक बढ़ती रहेंगी और क्या आपको अपना प्लॉट होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए, या कोई भी प्रॉपर्टी आपको होल्ड करनी चाहिए या बेच देनी चाहिए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि इस कोरोना में हुकूमत ने इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए, हुकूमत ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करने के लिए, इमरान खान साहब अक्सर कहा करते थे कि अगर अगर इंडस्ट्री का अगर जो है ना पहिया चलाना है तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट कर दीजिए। तो आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कहता है 25, 30, 50 चले, जितनी भी हैं इंडस्ट्रीज खुद ब खुद चलनी शुरू हो जाएंगी। इमरान खान साहब ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया और ये कहा कि 31 दिसंबर तक जो भी शख्स रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा और अपने पैसे बैंक में रखेगा और एफबीआर के पोर्टल पर जाकर अपने पैसों को डिक्लेयर करेगा, तो उसको हम ये नहीं पूछेंगे कि सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से आया। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना सख्ती हो गई है। आपको पता है अभी रिसेंटली हफीज़ सेंटर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ी शायद इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, वहाँ पे आग लगी। तो आपने देखा कि ताजिर हजरात ने 70-75 लाख रुपया उनका जल गया, क्योंकि वो बैंकों में नहीं रख रहे थे। बैंक्स आजकल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपने ओवरसीज़ पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलना हो तो बेतहाशा सवालात पूछते हैं, सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं। और इसके अलावा जब ताजिर हजरात भी वहाँ पैसे रखते हैं तो बैंक काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। खैर, इमरान खान ने इस एमनेस्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि फैटफ की तरफ से हमें सिर्फ 6 माह के लिए इजाज़त मिली है, इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं और अपना ब्लैक मनी आप वाइट कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी किया कि जो ट्रांसफ़र फीसिस थी उसके अंदर खातर ख्वाह कमी देखने में आई। पहले ट्रांसफ़र कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि 50% से भी कम रिड्यूस हो गई। अच्छा, उसके बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान में नाजायज़ दौलत बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं पाकिस्तान में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है और अब लोगों के पास बहुत मुश्किल हो गया है उस ब्लैक मनी को छुपाना। तो हुआ ये, पहले भी एमनेस्टी स्कीम्स बहुत ज़्यादा आती रही हैं, लेकिन पहले एमनेस्टी स्कीम इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। आपने देखा, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें। लेकिन अब चूंकि इतना ज़्यादा चीज़ों को टाइट कर दिया गया है, इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंसेस लगा दिए गए हैं, इतना ज़्यादा चीज़ों को कंप्यूटराइज कर दिया गया है। आप एफबीआर की वेबसाइट पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करें अपने अकाउंट में जाकर, तो वो आपको बता देगा कि आपके नाम पे कितने एसेट्स हैं। तो लोगों ने इसको एक बहुत बड़ा मौका गनीमत जाना और लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर दोबारा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि ये 2014 में बेसिकली 2016 में, 4 साल पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त इसहाक डार ने जब रियल स्टेट पे टैक्सेस लगाए थे तो तकरीबन जो है ना 4 साल से रियल स्टेट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और जो डॉलर था उसकी प्राइस बढ़ रही थी, रुपए की प्राइस कम हो रही थी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। अच्छा, हुआ क्या कि उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर्टी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बूम आना शुरू हो गया। फेज 7 जो कि सबसे ज़्यादा डिप्रेस फेज रहा है डीएचए का हमेशा से, उसने सबसे ज़्यादा गेन किया। वहाँ प्राइस वॉलाटाइल हो गई। वॉलाटाइल तो खैर 8 और 6 में भी हुई थी। प्राइस रातों रात बढ़ना शुरू हो गई और उसके बाद कहा जाता है कि फेज 7 के तकरीबन 1000 से ज़्यादा प्लॉट्स जो वो स्टे में भी चले गए, क्योंकि प्राइस बढ़ जाती थी, सेलर बेचने को रेडी नहीं होता था बायर को, और वो जो है ना प्राइस जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से ये जो है लोग स्टे ले लेते थे कि जी सेलर अब हमें प्लॉट नहीं दे रहा, उसने हमारे साथ ये एग्रीमेंट टू सेल किया था। फेज 6 की प्राइसेस को भी बहुत ज़्यादा जंप लगा। मैं समझता हूँ कि करोड़ 1.5 करोड़ रुपया प्राइसेस बढ़ गई। अब ये बहस में मैं नहीं जाना चाहता कि 6 में पड़ी, 7 में बढ़ी या 8 में पड़ी। इवन फेज 9 प्रिज्म, उधर भी आपने देखा कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई जो है। अच्छा, अब हुआ क्या, इस दौरान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता
दिसंबर आ गया। जब दिसंबर आ गया तो हमने देखा कि एमनेस्टी चूँकि जो है ना ख़त्म हो रही थी तो प्राइजेज में एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई। यहाँ ये अजीबोगरीब एक फिनोमिना हुआ कि लोग यहाँ डीएचए को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, डीएचए पे ट्रस्ट करते हैं, डीएचए को एक ब्रांडेड सोसाइटी तस्वर करते हैं। तो इसलिए जो हमने इजाफा डीएचए में देखा, हमने उसकी बहुत स्मॉल परसेंटेज दूसरी सोसाइटियों में देखी, जिस तरह बहरिया टाउन है या दूसरी सोसाइटी हम देख सकते हैं। कुछ सोसाइटियाँ ऐसी थी जिनकी प्राइजेस इस एमनेस्टी से पहले ही बढ़ चुकी थी, जिसका लेक सिटी है या फजाइया है। बाकी सोसाइटियों में हमने प्राइस इंक्रीज, बहुत नॉमिनल प्राइस इंक्रीज हमने उसका मुशाहिदा किया। अच्छा, अब दिसंबर में जो है वो प्राइजेस स्टेबल हो गए और उसके बाद क्या हुआ, जब जनवरी में हुकूमत ने एक दफ़ा फिर ऐलान किया कि ये प्राइजेस हैं वो जो एमनेस्टी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2021 तक, तो प्राइजेस फिर बढ़ना शुरू हो गए। और आज हालत ये है कि फेज 6 में एक प्लॉट जो है वो 3.5 करोड़ का ऊपर का हो चुका है और एक निचले ब्लॉकों में भी प्लॉट जो है ना, कॉर्नर का प्लॉट 4 करोड़ तक जा चुका है। और इसी तरह अभी ये इजाफा जारी है, चाहे वो 7 हो, 6 हो, 8 हो या प्रिज्म हो। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको तवज्जो जो है एक तरफ और भी लगाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने इस कोरोना से बजाय लूज करने के बहुत कुछ गेन किया। आप देखें कि 2020 में बैंकों के डिपॉजिट जो है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड इजाफा उनमें हो गया। 2020 में बैंकों के डिपॉजिट 17,000 अरब रुपए से एक्सीड कर गए। 2016 में बैंकों के डिपॉजिट 11,000 अरब रुपए थे, 2017 में बैंकों के डिपॉजिट 12,000 अरब रुपए थे, 18 में 13,000 अरब हुए और 19 में 14,000 अरब रुपए हुए, लेकिन 20 में 17,500 अरब हो गए। और ये जो इजाफा था ये कोई मामूली इजाफा नहीं था, ये तकरीबन 14% इजाफा इसमें जो है ना रिकॉर्ड हुआ। और आप ये देखें कि इसकी रीज़न बहुत सी हैं। मसलन कोरोना में लोगों ने बहुत ज़्यादा बचत बैंकों में रखी। मसलन कोरोना में हज नहीं हुआ 2020 में, वो सारे पैसे भी बैंकों में रखे गए। कोरोना में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंस के अगले पीछे तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तकरीबन कोई $2 अरब डेली पाकिस्तान में भेजे। ठीक है, इससे बैंकों के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और ये भी चंद फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रियल स्टेट की प्राइसेस बढ़ी हैं। लेकिन रियल स्टेट की प्राइसेस मेन वजूहात जो है, अगर आप इस वक्त एनालिसिस कर लें तो जितना नजायज़ दौलत है, जितनी ब्लैक मनी है, जितना करप्शन का पैसा है, चाहे वो करप्शन सिविल ब्यूरोक्रेसी ने की हो, चाहे मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने की हो, जितना बिजनेसमैनों का वो पैसा है जिस पे उन्होंने टैक्स नहीं दिया, वो बाहर आना शुरू हो गया और वो इस वक्त रियल स्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया बैंकों के मुतालिक भी। अब मैं ये सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखें इस वक्त हालात ये हैं कि लाखों के हिसाब से प्राइसेस बढ़ रही हैं डेली बेसिस पर। मेरी अपनी नाकस राय के मुताबिक ये है कि अभी 30 जून तक प्राइसेस हमेशा बढ़ती रहेंगी, ये अपवर्ड ट्रेंड बरकरार रहेगा। इसलिए अगर आप प्लॉट सेल करने का सोच रहे हैं तो हरगिज़ मत सेल कीजिए, 30 जून तक वेट कीजिए। और अगर आप बाय करना का सोच रहे हैं तो जब भी चलती हुई गाड़ी है उसमें ना सवार हुआ जाता है और ना उससे छलांग लगाकर जो है ना ज़मीन पर छलांग लगा के उतरा जाता है। जब भी वोलाटाइल मार्केट हो उसमें बाइंग और सेलिंग करेंगे तो आपको हमेशा नुकसान होगा। मेरी एक असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूं और मैं आपको एक अपनी असेसमेंट बता रहा हूं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना डर है कि 30 जून के बाद प्राइसेस रिवर्स ट्रेंड की तरफ जा सकती हैं। देखें, फाइलें हमेशा ख़तरनाक होती हैं। अगर ये रिवर्स ट्रेंड हुआ तो सबसे ज़्यादा ख़तरा फाइलों को होगा, फिर ख़तरा नॉन डेवलप इलाकों को होगा, फिर ख़तरा उन लोगों को होगा जहाँ पे डेवलपमेंट तो हो चुकी है लेकिन पोजेशन नहीं मिला। लेकिन जहाँ 10-20% आबादी हो चुकी है वहाँ कोई ख़तरा नहीं होगा। 2005 में भी एक बहुत बड़ा रिसेशन लाहौर में आया था, पूरे पाकिस्तान में आया था और वहाँ पे भी जिन इलाकों में आबादी थी वहाँ प्राइस ड्रॉप नहीं हुई थी। ये इस वक्त मार्केट का एनालिसिस है।
اگر آپ مجھ سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.